आने वाले वक्त में भारत को एक साथ 3 बड़े थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल, मैसिव ड्रोन स्वार्म्स और हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज स्टेल्थ फाइटर होने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों थ्रेट के खिलाफ भारत अभी से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जो फ्यूचर बैटलफील्ड का गेम कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ से है जो फ्यूचर में तेजस मार्क 1 और हमारे बाकी मीडियम मिड क्लास की फाइटर जेट को एक ऐसे लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक स्ट्राइक वेपन दे सकते हैं जो आज की डेट पर Su-30 MKI जैसे हैवीवेट फाइटर के पास ही मौजूद होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनी डी प्रपल्स ने एक रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन यानी RD पावर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का लॉन्ग टर्म कंसेप्ट को प्रपोज किया है। कंपनी के फाउंडर सौरभ झा के मुताबिक फ्यूचर में यह मिसाइल मार्क 3 से ज़्यादा स्पीड और अराउंड 200 kg वॉरेट के साथ ब्रह्मोस A के कंपैरेबल रेंज को भी डिलीवर करने में सक्षम होने वाला है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका साइज और वेट होने वाला है। ब्रह्मोस का वेट करीब 2.9 टन के आसपास है। इसी वजह से इसको प्राइमरीली Su-30 MKI जैसे हैवीवेट फाइटर ही कैरी कर सकते हैं, जबकि इसकी साइज और वेट की वजह से रफाल या तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के लिए इतने हैवी मिसाइल को कैरी करना प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम को अभी RD टेक्नोलॉजी की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है। RD इंजन में प्रेशर गेन कंबस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कन्वेंशनल कंबस्शन के कंपैरिजन में प्रोपल्शन एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर हो जाता है। डी प्रपल्स का आइडिया है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोटन क्लास की RD इंजन को डेवलप किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करने से एक कॉम्पैक्ट मिसाइल को डेवलप किया जा सकेगा जिसे स्मॉलर साइज की फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि मिसाइल साइज में छोटा और हल्का होने के बावजूद भी बेहतर रेंज को डिलीवर कर पाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पेपर कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। डी प्रपल्स की तरफ से पहले ही अपनी 5 किलोटन क्लास की RD कंबस्टर टेक्नोलॉजी को DRDO के फैसिलिटी के अंदर टेस्ट किया जा चुका है। कंपनी का दावा है कि 2027 तक इस इंजन का पावर फ्लाइट कंप्लीट किया जाने वाला है और 2029 के आसपास इसको गाइडेड मिसाइल में इंटीग्रेट करके RD पावर्ड वेपन्स के यूजर ट्रायल को शुरू किया जाने वाला है। अगर ये टेक्नोलॉजी सफलता के साथ मैच्योर हो जाता है तो तेजस मार्क 1 को भी एक कॉम्पैक्ट हाई स्पीड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल जाएगी, जिससे इंडियन एयरफोर्स के लाइटर फाइटर फ्लीट की ऑफेंसिव रीच काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगला अपडेट भारत के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रोग्राम की तरफ से है और ये अपडेट फ्यूचर के ड्रोन वॉरफेयर को लेकर काफ़ी ज़रूरी अपडेट होने वाली है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए गए एक ऐसे माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की प्रोटोटाइप अभी यूजर ट्रायल के लिए तैयार हो चुका है, जो कन्वेंशनल मिसाइल या गन एमुनिशन का इस्तेमाल किए बिना ही दुश्मन की ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी VL के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक उनका माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DW वेपन का प्रोटोटाइप अपना डेवलपमेंट फेज कंप्लीट कर चुका है और अभी बहुत ही जल्द इसके यूजर ट्रायल को स्टार्ट किया जाने वाला है। इसका मतलब ये प्रोग्राम सिर्फ लैबोरेटरी डेवलपमेंट तक लिमिटेड नहीं रहा है, बल्कि इसका अभी ऑपरेशनल इवैल्यूएशन किया जाने वाला है। अब सवाल ये है कि माइक्रो वेपन क्या करते हैं। अब सभी लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में जानते ही होंगे। लेजर बेस्ड सिस्टम टारगेट को हीट करके फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इमिट करता है। ये एनर्जी टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सेंसर बोर्ड्स, कम्युनिकेशन लिंक और गाइडेंस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, फिर डैमेज कर देता है, जिस वजह से ड्रोन फिजिकली ठीक दिखने के बावजूद भी अंदर से उसके सारे कंपोनेंट खराब हो जाते हैं। और मॉडर्न बैटलफील्ड में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज स्वार्म ड्रोन के खिलाफ देखने को मिलने वाला है। आज के वॉरफेयर में काफ़ी बड़े नंबर में UAVs, लॉटरिंग मुनिशंस और ड्रोन स्वार्म का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिनको कन्वेंशनल मिसाइल से इंटरसेप्ट करना इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव हो जाता है और एयर डिफेंस गन की मदद से भी इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना संभव नहीं होता है और इसमें काफ़ी सारा एमुनिशन भी वेस्ट होता है। इसी वजह से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ड्रोन के खिलाफ सबसे सस्ते ऑप्शन होने वाले हैं। माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हमें एक रीयूजेबल नॉन काइनेटिक लेयर को प्रोवाइड कर सकता है, जिसे हम चाहे तो सॉफ्ट किल, हार्ड किल और लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ मिलाकर भी ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि हमारी एंटी ड्रोन ग्रिड में एक और लेयर को ऐड करने वाला है।
अगला अपडेट भारत के ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल को बिना उसके साइज को बढ़ाए 1500 किलोमीटर तक ले जाना पॉसिबल होने वाला है। और इसका जवाब इंजीनियरिंग के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआत 290 किलोमीटर रेंज के साथ किया गया था और नए वेरिएंट्स में बेहतर propulsion सिस्टम, लाइटर कंपोनेंट्स और ऑप्टिमाइज्ड फ्लाइट प्रोफाइल की मदद से इसकी रेंज को अभी काफ़ी हद तक इंक्रीज किया जा चुका है। कुछ वेरिएंट्स के लिए अभी इसको 800 से लेकर 900 किलोमीटर तक पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि अभी इसकी 450 किलोमीटर वाली वेरिएंट को ऑपरेशनल किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद अभी ब्रह्मोस की रेंज को फर्दर इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है और इसको लेके अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से अपडेट दिया जा चुका है कि वो अभी इसकी रेंज को 700 से 800 किलोमीटर से बढ़ाकर 1500 किलोमीटर के आसपास पुश करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल के एयरफ्रेम को सीधे 1500 किलोमीटर रेंज तक पुश करना एक मेजर इंजीनियरिंग चैलेंज बनने वाली है। करंट ब्रह्मोस रफली 8.4 मीटर लंबा और करीब 0.67 मीटर डायमीटर का होने वाला है। इसका वेट लगभग 3 टन के आसपास होता है और इसके अंदर फ्यूल के अलावा रैमजेट इंजन, गाइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और 200 से 300 केजी क्लास के एक वॉरेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इनिशियली मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म ग्रुप में मेंबर ना होने की वजह से ब्रह्मोस की रेंज को जानबूझकर 290 किलोमीटर तक लिमिट किया गया था, जिसमें प्राइमरीली कम फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जो एयरफ्रेम था वो 400 से 500 किलोमीटर के आसपास फ्यूल को ले जाने के लिए सक्षम था, जिसके बाद MTCR ग्रुप में शामिल होने के बाद भारत को इसकी रेंज को फर्दर पुश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन अभी अगर इसके रेंज को 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा तो इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन यहाँ पर फ्यूल वॉल्यूम को लेकर सामने आने वाली है। सुपरसोनिक स्पीड यानी मार्क 2 से मार्क 3 की स्पीड में कंटिन्यूसली फ्लाइट मेंटेन करने में फ्यूल कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर फ्यूल कैपेसिटी बढ़ानी है तो मिसाइल की साइज को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसे Su-30 MKI, नेवल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और एग्जिस्टिंग लैंड लॉन्चर के साथ ब्रह्मोस को फिट करने में हमको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसका एयरफ्रेम अभी बड़ा हो जाएगा जो कि करंट सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं बनने वाला है। इसके अलावा सस्टेन्ड सुपरसोनिक फ्लाइट में एरोडायनामिक हीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसके लिए एक्स्ट्रा थर्मल प्रोटेक्शन को भी ऐड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से भारत ने एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस को एंडलेसली स्ट्रेच करने के बजाय अभी इसकी एक नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस 2 वेरिएंट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। इसमें रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम के बदले नई जनरेशन की स्क्रैमजेट प्रोपल्सन का इस्तेमाल किया जाने वाला है और ये हाइपरसोनिक स्पीड और रफली मार्क 6 से मार्क 8 तक की स्पीड को डिलीवर करने में सक्षम होने वाला है। कुल मिलाकर 1500 किलोमीटर ब्रह्मोस का सोल्यूशन पुराने मिसाइल के अंदर से फ्यूल को भरने से पूरा नहीं होने वाला है। भारत को उस रेंज को हासिल करने के लिए फंडामेंटली डिफरेंट प्रोपल्सन सिस्टम और एयरफ्रेम आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से अभी ब्रह्मोस 2 को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि आगे चल के ब्रह्मोस का रिप्लेसमेंट भी होने वाला है। अगला अपडेट एशिया के एयर पावर बैलेंस में हो रही एक बहुत बड़ी शिफ्ट की तरफ से है, जो कि शायद अभी भारत के फेवर में नहीं जा रहा है। आप सभी को ये बात पता होगा कि चाइना की तरफ से अभी रैपिडली अपनी J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास 500 से लेकर 1000 के आसपास J-20 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। इसके कंपैरिजन में भारत अभी भी लार्जली 4th और 4.5 जनरेशन फाइटर पर डिपेंड कर रहा है और आने वाले 10 सालों में भी भारत मेनली अपनी एयरफोर्स में ज़्यादातर 4.5 जनरेशन फाइटर को इंडक्ट करने वाला है, जबकि भारत का इंडिजिनस एमका प्रोग्राम अभी भी डेवलपमेंट फेज में ही मौजूद है, जिसे बनकर तैयार होने में 10 साल और लगने वाले हैं। और यकीन मानिए अभी के हालात में एयर पावर के मामले में भारत की एयरफोर्स चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले काफी पीछे पड़ने वाली और ये बदलाव अभी कोई 1 या 2 सालों की नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ है। भारत के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट का रेस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2018 में हुआ था, जब भारत की तरफ से रशिया के साथ FGV प्रोग्राम से बाहर निकलने का फैसला किया गया था। ये प्रोग्राम Su-57 पर बेस्ड एक 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करने के लिए था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कॉस्ट और एयरक्राफ्ट मैच्योरिटी को लेकर कंसर्न होने के बाद भारत की तरफ से इंडिजिनस एमका पर फोकस करने का फैसला किया गया था और FGV प्रोग्राम से बाहर होने का फैसला किया गया था। अब इस डिसीजन ने भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पाथ तो जरूर खोल दिया था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड इफेक्ट भी
भारत को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भारत को अपने इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर के लिए काफ़ी लंबा वेट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर तब भारत FGF प्रोग्राम से बाहर नहीं होता तो आज की डेट में भारत के पास कम से कम 1 से 2 स्क्वाड्रन FGF मौजूद होते, जो कि किसी भी इमीडिएट थ्रेट को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट होते। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट एमका प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। मई 2026 में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एमका की प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए RFP को इशू किया था, जिससे ये प्रोग्राम कॉन्सेप्ट स्टेज से आगे निकलकर एक्चुअल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की तरफ मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन रियलिस्टिक टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो एमका की ऑपरेशनल इंडक्शन 2035 के आसपास ही देखने को मिलने वाली है। तब तक चाइना के पास J-20 की नंबर 1000 से ज़्यादा होने वाली, जो कि हमारी टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा होने वाला है। और उनको काउंटर करने के लिए भारत को मेनली तब अपनी एयर डिफेंस सिस्टम पर ही डिपेंड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हेड ऑन एंगेजमेंट में हमारे 4.5 जनरेशन के फाइटर डायरेक्टली J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर का सामना नहीं कर सकते। और आगे चल के ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बनने वाले हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में हमारे लिए बहुत बड़ी डाउन साइड होने वाली है। इसके बारे में आप सबका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।